नमस्कार विद्यार्थियों, मैं संजय रोयल स्वागत करता हूं इन स्पेशल ई लर्निंग क्लासेज में आपका। आज की क्लास 12th बायोलॉजी में चैप्टर 8 मिनरल न्यूट्रिशन जो पढ़ रहे थे हम, उसी को हम आगे पढ़ते हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा था इसमें उनमें हमने पढ़ा था ऐसे एसेंशियल मिनरल्स जो पादप के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं, नीडेड होते हैं, उनके बारे में हमने उनकी स्टडी की थी। जैसे मैंगनीज या बोरॉन, या इसके अलावा मैंगनीज जो है वो तो नंबर 10 पे आता है, बोरॉन नंबर 11 पे आता है। इससे पहले हमने 9 अलग अलग एसेंशियल एलिमेंट जो है उनके बारे में पढ़ा था, जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ये जो सारे हैं वो मैक्रो एलिमेंट्स कहलाते हैं, या इनको मैक्रो एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग कंसिडर किया जाता है। जबकि आगे जो एलिमेंट बचे हैं, टोटली 8 एलिमेंट्स और जो है रिमेनिंग एलिमेंट्स, दीज आर नोन एज माइक्रो एलिमेंट्स। माइक्रो एलिमेंट्स जो 1 मिलीग्राम इन पर ग्राम ड्राई वेट ऑफ प्लांट में मिलते हैं, यानी इनकी जो मात्रा है वो 1 ग्राम में 1 मिलीग्राम से कम होती है, उनको माइक्रो एलिमेंट कहा जाता है। तो आगे ये जो माइक्रो एलिमेंट हैं इनकी स्टडी हम करेंगे, उनका एब्जॉर्प्शन किस रूप में होता है, उनका रोल क्या है और उनके डेफिशिएंसी सिम्टम जो हैं वो क्या होते हैं। तो इन मैक्रो एलिमेंट्स जो एसेंशियल मैक्रो एलिमेंट होते हैं उनकी स्टडी करने के बाद में हमें आगे जो है वो देखते हैं माइक्रो एलिमेंट्स में। माइक्रो एलिमेंट में फर्स्ट एलिमेंट, या वैसे एसेंशियल एलिमेंट की हम बात करें तो कुल 10th एलिमेंट जो है मैंगनीज, उनके बारे में देखें। एब्जॉर्प्शन जो है इसका होता है आयन्स के रूप में। कोई भी मिनरल न्यूट्रिशन में मिनरल का जो एब्जॉर्प्शन है वो आयन्स के फॉर्म में ही होगा, और आयन जो है वो दोनों टाइप के हो सकते हैं, ये कैटाइन भी हो सकता है या एनाइन भी हो सकता है। इसका एब्जॉर्प्शन जो नॉर्मली मेटेलिक नेचर के एलिमेंट्स होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन है कैटाइन के रूप में होता है। तो मैग्नस आयन Mn2+ के रूप में इसका एब्जॉर्प्शन किया जाता है। रोल की यदि हम बात करें, क्या रोल होता है, कौन सी लिविंग प्रोसेसेस में इसकी भूमिका होती है या ये अपना रोल पार्टिसिपेट करता है, तो उसमें देखें तो ये एक कैटलिस्ट का काम करता है। किसके लिए? रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस और नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड जो प्रोसेस होती हैं, जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती हैं प्लांट में होने वाली या प्लांट सेल में होने वाली, उनमें सब में इसकी भूमिका है। इसके अलावा लीव्स में या लीव्स की प्लांट सेल जो होती है उनमें क्लोरोप्लास्ट का जो फॉर्मेशन होता है या सिंथेसिस होता है, तो उसमें भी इसका एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो इट हैज इम्पोर्टेंट रोल इन सिंथेसिस ऑफ ए क्लोरोप्लास्ट। इसके अलावा ये एक पार्ट है उस एंजाइम का जो फोटोलाइसिस, ये फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है, जिसके बारे में पूरी स्टडी जो है, डीप स्टडी जो है वो हमें आगे करेंगे। अपना जो 10th चैप्टर आता है उसमें एक प्रोसेस आती है फोटोलाइसिस ऑफ ए वाटर। तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर जो होता है उसके कारण से रिलीज होती है O2। प्लांट सेल जो है या प्लांट्स जो है वो O2 रिलीज करते हैं, वो फोटोलाइसिस की ये जो प्रोसेस है इसी के थ्रू करते हैं। इस फोटोलाइसिस ऑफ वाटर की जो रिएक्शन होती है, इसमें जो एंजाइम होता है उस एंजाइम का एक ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अब बात करें इनके डेफिशिएंसी सिम्टम्स के, तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स में देखा जाए तो कई सारे इंपॉर्टेंट डेफिशिएंसी सिम्टम्स जो हैं वो शो करता है या वो शो होते हैं प्लांट में इसकी डेफिशिएंसी के कारण से, जिसमें क्लोरोसिस जो है वो एक मेन डेफिशिएंसी सिम्टम है। मेनली यदि देखा जाए तो ये मैग्नीज की कमी के कारण से या मैग्नीज की डेफिशिएंसी के कारण से क्लोरोसिस यानी लॉस ऑफ ग्रीन कलर जो है, ये सिम्टम जो है वो शो होता है पहले न्यू लीव्स, जो न्यूली मेड लीव्स होते हैं उनके अंदर, और फिर उसके बाद में ओल्ड लीव्स में ये दिखता है। इसके अलावा लिमिटेड डेवलपमेंट ऑफ रूट सिस्टम जो है उसका डेवलपमेंट जो है वो कम हो जाता है। इसके अलावा डेफिशिएंसी सिम्टम्स के कारण से कुछ स्पेशल टाइप की डिजीजेज, कुछ स्पेशल टाइप के सिम्टम जो है वो दिखाई देते हैं प्लांट्स में, उनको आप जरूर से ध्यान में रखोगे। तो ये जो है वो इम्पोर्टेंट हैं। इनमें कुल टोटल 5 अलग अलग डिजीजेज जो हैं उनके बारे में इनमें एग्जाम वगैरह में कई बार पूछ लिया जाता है, तो उनको ध्यान में रखोगे। बोर्ड एग्जाम में 1-1 नंबर के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। तो इसकी डेफिशिएंसी के कारण से, मैग्नीज की डेफिशिएंसी के कारण से 2 विशेष डिजीजेज जो हैं
वो दिखाई देती हैं या वो शो होती हैं प्लांट्स में। एक तो ओएट जई का जो पौधा होता है उसमें ग्रे स्पीक डिजीज ये, और एक पी प्लांट मटर का जो पौधा उसमें मार्स स्पॉटेड डिजीज, ये दोनों रोग जो हैं वो मैग्नीज की डेफिशिएंसी के कारण से शो होते हैं। तो ग्रे स्पीक डिजीज ऑफ ओएट एंड मार्स स्पॉटेड डिजीज ऑफ ए पी अकर से ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ ए मैग्नीज। तो इसमें दोनों तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी मैग्नीज की डेफिशिएंसी के कारण से कौन सा रोग होता है तो उसमें इनका नाम लिखना होता है, या फिर मार्स स्पॉट डिजीज जो है वो किसकी डेफिशिएंसी के कारण से शो होती है तो वो है मैग्नीज की कमी के कारण से। तो इनको आप जरूर से ध्यान में रखोगे, या आप नोट्स वगैरह तैयार करते हो तो उनमें ऊपर का जो पैराग्राफ है उनमें इन 5 डिजीजेज आगे हम पढ़ेंगे, उनके बारे में पूरा बता देंगे, उन 5 को लास्ट में अलग से थोड़ा सा नोट करके रख ले। फिर उसके बाद में अगला जो एलिमेंट है वो है बोरॉन। बोरॉन का अब्जॉर्प्शन जो है वो होता है बोरेट आयन के रूप में। बोरेट आयन BO3 2- या B4O4 2-, ये बोरेट आयन कहलाते हैं और अब्जॉर्प्शन इन्हीं के रूप में किया जाता है। रोल इसका देखें तो 2 विशेष प्रोसेसेस जो है उनमें इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है। एक है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ए कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन जो है वो लीफ में होता है, या पत्तियों में फोटोसिंथेसिस होती है, उसके थ्रू उनमें कार्बोहाइड्रेट जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट हैं मोनोसेकेराइड वो बनते हैं, और उनके बाद में उनका ट्रांसपोर्टेशन जो है वो होता है प्लांट के अदर पार्ट्स जो होते हैं जहां पर उनकी नीड होती है, जहां पर उनकी जरूरत होती है वहां पर उनको पहुंचाया जाता है बोरोन के माध्यम से, या उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल होता है बोरोन का। इसके अलावा मेम्ब्रेन की जो एक्टिविटी है जिसके थ्रू कोई भी सबस्टांस जो है वो प्लांट सेल में इंटर होता है या उससे एग्जिट होता है, उसमें मेम्ब्रेन जो है उसकी एक्टिविटी इंपॉर्टेंट होती है, और मेम्ब्रेन की एक्टिविटी में बोरोन जो है इसका इंपॉर्टेंस से मिलता है। डेफिशिएंसी सिम्टम की बात करें तो एक इंपॉर्टेंट डेफिशिएंसी सिम्टम इसमें होता है डार्क ग्रीन थिक लीव्स। पत्तियां इसमें थोड़ी सी मोटी हार्ड सी बन जाती है और उनका कलर नॉर्मल ग्रीन लीव्स जो होती हैं, नॉर्मल ग्रीन कलर की जो लीव्स होते हैं उनसे थोड़ा सा डार्क हो जाता है। इसके अलावा प्लांट में बनने वाले जो स्टोरेज या सकुलेंट टिश्यू होते हैं, जैसे पोटैटो में जो ट्यूबर बनते हैं वहां पर स्टोरेज होता है कार्बोहाइड्रेट का, तो वो वहां पर स्टोरेज टिश्यू हैं, या फिर सीड्स वगैरह जो हैं वो भी स्टोरेज टिश्यू होते हैं। ये जो स्टोरेज टिश्यू हैं वो डीजनरेट होते हैं बोरोन की डेफिशिएंसी के कारण से। तो द डीजनरेशन ऑफ स्टोरेज एंड सकुलेट टिश्यू ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ ए बोरोन, एक ये भी इंपॉर्टेंट है इसमें, इसको भी ध्यान में रखोगे। और इसके अलावा बोरोन की जब डेफिशिएंसी होती है तो उसके कारण से फ्लावरिंग कम हो जाती है, प्लांट्स में फूल वगैरह जो वो कम बनने लगते हैं, तो ये कह सकते हैं द रिडक्शन इन द नंबर ऑफ ए फ्लावर्स एंड फ्लावर्स आर स्टेराइल। और जो फ्लावर बढ़ते हैं वो भी कैसे होते हैं, स्टेराइल टाइप के होते हैं, यानी उनमें पोलन ग्रेन या फिर एग सेल वगैरह जो है उनका प्रोडक्शन कम होने लगता है, वो आगे फ्रूट वगैरह या सीड वगैरह का डेवलपमेंट नहीं करते, ऐसे फ्लावर्स को हम स्टेराइल फ्लावर कहेंगे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट डेफिशिएंसी सिम्टम इसका होगा। तो मैंगनीज और बोरोन ये 2 माइक्रो एलिमेंट जो हैं इनके बारे में स्टडी की। टोटल 8 माइक्रो एलिमेंट जो हैं वो हमें पढ़ने हैं, तो उसके बाद में आगे आने वाले जो एलिमेंट हैं उनकी स्टडी करते हैं। तो नेक्स्ट 12th एलिमेंट जो है वो है आयरन, आयरन Fe। इसका एब्जॉर्प्शन यदि हम देखें तो एब्जॉर्प्शन जो है वो किया जाता है Fe3+ आयन की फॉर्म में, Fe3+ के रूप में इसका एब्जॉर्प्शन होता है। हालांकि एक चीज ये ध्यान में रखें, कॉपर आयरन ये इस तरह के एलिमेंट हैं जो परिवर्तनशील यानी चेंज होने वाली वैलेंसी जो है वो शो करते हैं। इसकी वैलेंसी जो है वो Fe3+ भी होती है, Fe2+ भी होती है, लेकिन एब्जॉर्प्शन जो है वो Fe3+ के रूप में होता है, ये चीज ध्यान में रखिए। हालांकि प्लांट में होने वाली जो प्रोसेसेस हैं, जो सेल में होने वाली प्रोसेसेस हैं, उनमें इनका जो रोल होता है या उनमें ये जो काम करता है वो काम आता है Fe2+ के रूप में, लेकिन एब्जॉर्प्शन Fe3+ के रूप में होगा, बाद में ये कन्वर्ट हो जाता है या चेंज हो जाता है। तो ये चेंज होने वाली वैलेंसी शो करता है। और ये चीज भी ध्यान में रखोगे, चेंज होने वाली वैलेंसी जो भी एलिमेंट शो करता है उसका इंपॉर्टेंट रोल जो है वो होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। तो ये एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। इसी तरह से कॉपर भी होगा, लेकिन ये भी एक महत्वपूर्ण एलिमेंट जो है वो होगा।
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो दो लिविंग प्रोसेसेस में मेनली चलता है, एक फोटोसिंथेसिस और एक रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन में ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, और एक कॉपर जो है वो फोटोसिंथेसिस में अपना ज़्यादा रोल रखता है। तो कॉपर के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम रोल पढ़ रहे हैं किसका, आयरन का। तो आयरन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल डिवीजन, रेस्पिरेशन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जो प्रोसेसेस होती हैं उनमें। तो इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सेल डिवीजन, रेस्पिरेशन एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब इसके बाद में एक और इसकी जो इंपॉर्टेंट भूमिका होती है, एक जो इंपॉर्टेंट रोल होता है वो है, ये लीव्स में मिलता है फाइटोफेरेटिन के रूप में, और न्यूक्लियस जो है उसमें प्रेजेंट होता है ये क्रोमेटिन नेटवर्क में। क्रोमेटिन नेटवर्क जिसके कारण से डीएनए जो है वो एक न्यूक्लियस के अंदर स्टोर रहता है या न्यूक्लियस के अंदर जमा रहता है। तो वहां पर क्रोमेटिन का फॉर्मेशन जो है वो करने में आयरन जो है इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। इसके अलावा फाइटोफेरेटिन जो पत्तियों में मिलने वाला एक इलेक्ट्रॉनिक कैरियर होता है, उसका भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है वो आयरन होगा। तो इट फाउंड इन लीव्स एज फाइटोफेरेटिन एंड इन न्यूक्लियस एज ए क्रोमेटिन नेटवर्क। इसके अलावा कैटलिस्ट का काम करता है, उत्प्रेरक का काम करता है सेल में होने वाली कुछ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस जो हैं, जैसे साइटोक्रोम पिगमेंट का फॉर्मेशन, क्रेब्स साइकिल से रिलेटेड जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं, या फिर पेरोक्सीडेज एंजाइम जो है इसका फॉर्मेशन जो है, इनके लिए ये कैटलिस्ट का काम करता है। तो इट एक्ट्स एज कैटलिस्ट इन ए साइटोक्रोम पिगमेंट, क्रेब्स साइकिल एंड पेरोक्सीडेज एंजाइम। मेनली ये ध्यान में रखें, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ये पार्टिसिपेट करता है। डेफिशिएंसी सिम्टम में देखें, वाइड रेंज क्लोरोसिस इन यंग लीव्स। नई जो पत्तियां होती हैं उनमें वाइड रेंज यानी पत्ती में बहुत ज़्यादा फैले हुए भागों में, बड़े भागों में जैसे क्लोरोसिस जो है वो शो होने लगती है। तो यहाँ पर बड़े एरियाज जो हैं वो बनते हैं जो पीले रंग के होते हैं। बाकी जो कलर है वो कैसा होता है, ग्रीन कलर होता है, लेकिन क्लोरोसिस का मतलब होता है लॉस ऑफ ग्रीन कलर। तो इसके कारण से लॉस ऑफ ग्रीन कलर यानी क्लोरोसिस जो है वो शो होता है, और वो शो होता है यंग लीव्स में, और वाइड एरियाज बनते हैं, इसलिए कहेंगे इसको वाइड रेंज क्लोरोसिस। तो ये भी इसमें थोड़ा सा ध्यान रखें, वाइड रेंज क्लोरोसिस इन यंग लीव्स अकर्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ ए आयरन। सेकेंड वन, इरेगुलरिटी इन फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड प्रोटीन सिंथेसिस। ये रेस्पिरेशन, प्रोटीन या प्रोटीन सिंथेसिस या फोटोसिंथेसिस, ये जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं इनको कंप्लीट करने में अपना इंपॉर्टेंट रोल रखता है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का फॉर्मेशन ये करता है। इसकी डेफिशिएंसी होगी तो ये सारी की सारी जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं इनमें अनियमितता आ जाती है, वो इरेगुलर हो जाती हैं। सेल डिवीजन में इसका पार्टिसिपेशन होता है, इसलिए इसकी डेफिशिएंसी के कारण से सेल डिवीजन स्टॉप हो जाता है, और सेल डिवीजन स्टॉप होने के कारण से प्लांट की जो ग्रोथ है वो कैसी हो जाती है, स्लो डाउन, धीमी हो जाती है। पौधा ज़्यादा तेजी से नहीं बढ़ता है, धीमी ग्रोथ जो है वो करने लगता है। इसके बाद में 13th नेसेसरी एलिमेंट जो है उसके हम बात करें वो है जिंक, Zn, जस्ता जिसको कहा जाता है। एब्जॉर्प्शन होगा Zn2+ के रूप में। रोल, दो इंपॉर्टेंट रोल इसके होते हैं। एक ये कंपोनेंट होता है कार्बोक्सिलेज एंजाइम का। कार्बोक्सिलेज एंजाइम जो है उसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड जो है उनके मॉलिक्यूल को एक साथ जोड़ा जाता है, और उनको एक साथ जोड़कर फॉर्मेशन किया जाता है ग्लूकोज का, या फिर कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का, जो प्लांट में ऑर्गेनिक फूड के रूप में काम में आते हैं। तो ऑर्गेनिक फूड का जो प्रोडक्शन है यानी फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है उसमें काम में आने वाला इंपॉर्टेंट, प्लांट में देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम इसको कह सकते हैं, कार्बोक्सिलेज को। ये कार्बोक्सिलेज जो है इसका कंपोनेंट जिंक होता है, इसलिए इसका भी एक इंपॉर्टेंट रोल है प्लांट में रहेगा। इसके अलावा रेगुलेट द एब्जॉर्प्शन ऑफ ए फॉस्फोरस, P डिनोट द फॉस्फोरस। ये फॉस्फोरस के एब्जॉर्प्शन को रेगुलेट करता है। इसके कारण से फॉस्फोरस जो सोइल में है उसका एब्जॉर्प्शन कितना होगा, कैसे होगा, उसकी जो एब्जॉर्प्शन है उसको कंट्रोल करने का या रेगुलेट करने का काम जिंक करता है। नॉर्मली देखा जाए तो ये फॉस्फोरस के एब्जॉर्प्शन को कम करता है,
और नॉर्मली ये देखा जाता है कि जिस सोइल में जिंक ज़्यादा मिलता है उस सोइल में प्लांट जो उगते हैं वो नॉर्मली फॉस्फोरस की डिफिशियंसी शो करने लगते हैं। चाहे उस सोइल में फॉस्फोरस मिले लेकिन उनका एब्जॉर्प्शन कम होने लगता है, क्योंकि जिंक की प्रेजेंस के कारण से फॉस्फोरस का एब्जॉर्प्शन जो है वो डिक्रीज हो जाता है और उसके कारण से वो फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी शो करने लगता है। तो उसमें लगता यूँ है कि सोइल में फॉस्फोरस कम है, लेकिन एक्चुअल में फॉस्फोरस कम नहीं होता। जिंक की अधिकता के कारण से, जिंक की हायर कंसंट्रेशन के कारण से क्या होता है, फॉस्फोरस का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। तो यूँ कह सकते हैं कि ये फॉस्फोरस के एब्जॉर्प्शन को रेगुलेट करता है। और एक इंपॉर्टेंट रोल इसका होता है सिंथेसिस ऑफ IAA। इट हैज एन या इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल ऑफ सिंथेसिस इन सिंथेसिस ऑफ IAA। IAA इंडोल एसिटिक एसिड, ये एक ऑक्सीजन होता है जो प्लांट की ग्रोथ को प्रोमोट करता है। इसके कारण से ही ये प्लांट के जो टिप पार्ट होते हैं नेचुरली उनमें बनता है, और उसी के कारण से प्लांट या ब्रांच जो होती है या स्टेम जो होता है उसका जो टिप पार्ट है वो लगातार क्या करता है, ऊपर की ओर बढ़ता रहता है। तो वहां पर उस प्लांट ग्रोथ को प्रमोट करने का काम इंडोल एसिटिक एसिड करता है, और उसके फॉर्मेशन में जिंक जो है उसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। और इसी की कमी के कारण से प्लांट जो है वो स्टंटेड यानी ठूंठ जैसे रह जाते हैं, बोने रह जाते हैं। तो ये डेफिशिएंसी सिम्टम इस रोल के कारण से ही है या इस भूमिका के कारण से ही है। अब डेफिशिएंसी सिम्टम में आए तो इसमें वाइट नेक्रोटिक एरियाज इन लीव्स, वाइट नेक्रोटिक एरियाज जो हैं वो बन जाते हैं, दिखने लगते हैं पत्तियों में। नेक्रोटिक एरियाज जो हैं वो किनको कहेंगे, उत्तक क्षयी क्षेत्र। लीव्स जो हैं उनमें बीच बीच में सफेद रंग के, भूरे रंग के धब्बे से बनने लगते हैं, और यूं लगता है जैसे वहां पर प्लांट में लीव्स में मिलने वाले जो टिश्यू हैं वो क्या हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए। ऐसे एरियाज को हम नेक्रोटिक एरियाज कहते हैं। तो सफेद कलर के व्हाइट कलर के नेक्रोटिक एरियाज जो है वो डेवलप होने लगते हैं या सीन दिखने लगते हैं किनमें, लीव्स में। प्लांट शो स्टंटेड यानी प्लांट ग्रोथ जो है वो क्या हो जाती है, रुक जाती है या डिक्रीज हो जाती है, उसके कारण से वो स्टंटेड टाइप के ठूंठ जैसे बोने दिखने लगते हैं। पेरीमीटर ऑफ ए लीफ रिड्यूस, लीफ की जो पेरीमीटर होती है, एक लीफ नॉर्मल लीफ मान लें इस साइज की हो तो वो इस साइज की नहीं रहती, उसकी पूरी की पूरी पेरीमीटर जो है, परिधि जो है वो कम हो जाती है, और उसके कारण से वो कैसे रह जाती है, छोटी रह जाती है। तो लीफ जो है वो छोटी बनने लगती है और एक डिस्टॉर्ड हो जाती है, विकृत हो जाती है। विकृत होने का मतलब उनकी जो सरफेस है या एरियाज जो हैं वो क्या होने लगते हैं, यूं कटे हुए से दिखने लगते हैं। तो पत्तियां यूं कटी हुई सी दिखने लगती हैं, छोटी साइज की हो जाती हैं। इसको लिटिल लीफ डिजीज भी कहते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है, एक बार एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ भी है कि बाय विच एलिमेंट डिफिशियंसी लिटिल लीफ डिजीज अकर्स इन ए प्लांट्स। तो उसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, जिंक। जिंक की डेफिशिएंसी के कारण से लिटिल लीफ डिजीज हो जाती है, जिसमें पैरामीटर जो है लीफ का वो कैसा हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, घट जाता है। और एक और सिम्टम इसका जो दिखता है वो है मलफॉर्मेशन ऑफ ए फ्लोएम। फ्लोएम एक वेस्कुलर टिश्यू होता है, और ये वेस्कुलर टिश्यू जो है वो नॉर्मली यदि देखा जाए तो कंडक्शन करता है किनका, ऑर्गेनिक मटेरियल्स का। ऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक शुगर, एमिनो एसिड। अब ये कार्ब, अब इसके बेसिस पर यदि हम देखें तो इसमें फ्लोएम जो है वो कम बढ़ने लगता है। तो मल फॉर्मेशन ऑफ फ्लोएम या फ्लोएम जो है उसमें फॉर्मेशन में विकृति इसके कारण से आने लगती है। तो ये दो और एलिमेंट आयरन और जिंक, इनके बारे में पढ़ा। इसके बाद में अगले एलिमेंट के बारे में हम पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो है कॉपर। ये देखिए कॉपर में तो इसका एब्जॉर्प्शन जो है वो किस रूप में होगा, Cu2+ के रूप में। हालांकि ये भी वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, ये Cu+ वैलेंसी जो है वो भी शो करता है, यानी क्यूप्रस और क्यूप्रिक दोनों फॉर्म जो हैं वो उस रूप में ये मिलता है। तो क्यूप्रिक रूप में इसका या क्यूप्रिक आयन के रूप में इसका नॉर्मली क्या किया जाता है, एब्जॉर्प्शन। अब बात करते हैं रोल की। तो रोल के अकॉर्डिंग यदि हम देखें, जो भी एलिमेंट वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं वो इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह से काम करते हैं। और इलेक्ट्रॉन कैरियर मतलब इलेक्ट्रॉन का निकलना और जुड़ना। इस तरह की जो प्रोसेसेस होती हैं उनको ऑक्सीजन रिडक्शन प्रोसेस या ऑक्सीजन रिडक्शन रिएक्शन जो है वो कहा जाता है। ये मेनली फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में होते हैं।
जब एक किसी सब्सटेंस के साथ से इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव होता है तो इसका मतलब वो है ऑक्सीडेशन, और उस सब्सटेंस के साथ में इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो उसको हम कहते हैं रिडक्शन। अब यहाँ पर ये वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, रिडक्शन हो जाएगा इसका, तो ये Cu+ में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, रिलीज कर देगा, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। और इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन कैरियर का काम करता है, इलेक्ट्रॉन लेने देने का। तो ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन कैरियर के रूप में, और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एक एक्सेप्टर से दूसरे एक्सेप्टर पर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पर ये आगे भेजता रहता है। तो इट एक्ट्स, खास तौर से ध्यान में रखें, आयरन और कॉपर दोनों में इलेक्ट्रॉन कैरियर एक्ट्स एज इलेक्ट्रॉन कैरियर इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन ए प्रोसेस, मेन कंपोनेंट ऑफ प्लास्टोसाइनिन एंड ए साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। ये प्लास्टोसाइनिन जो लीफ में मिलती हैं और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जो होता है, उनका ये मेन कंपोनेंट होता है, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन कैरियर के रूप में काम करते हैं, या इनका मेन कंपोनेंट प्लास्टोसाइनिन और साइटोक्रोम का ये होता है। और ये दोनों फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है प्लांट्स में, उस प्रोसेस में ये इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह से एक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर का काम करते हैं। तो प्लास्टोसाइनिन एंड साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एक्ट एज इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन, एंड द मेन कंपोनेंट ऑफ दिस इज कॉपर। इन दोनों का मेन कंपोनेंट जो है वो कॉपर होता है। तो मेन रोल इसका इलेक्ट्रॉन कैरियर का हो गया। डेफिशिएंसी सिम्टम की बात करें तो दो डेफिशिएंसी सिम्टम इसमें खास तौर से दिखते हैं। एक है डिस्टोर्शन ऑफ लीव्स एंड व्हाइटनिंग ऑफ ए लीफ टिप। इसमें लीव्स जो होती हैं उनका डिस्टोर्शन होने लगता है, यानी वो संकुचित होने लगती हैं या विकुंचित होने लगती हैं, छोटी होने लगती हैं, या यूं कह सकते हैं कि डिस्ट्रॉय होने लगते हैं एक तरह से। और खास तौर से टिप पार्ट जो होता है वो कैसा पड़ने लगता है, इनका सफेद हो जाता है। तो व्हाइटनिंग अकर्स इन ए लीफ टिप एंड डिस्टोर्शन ऑफ ए लीव्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ ए कॉपर। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है ये, इसके कारण से डाईबैक डिजीज ऑफ सिट्रस जो है वो दिखने में आती है। नींबू में डाईबैक डिजीज जो है वो दिखती है, और उसका जो कारण होता है वो क्या होता है, कॉपर। अब की बार बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन जो है वो भी पूछा गया था, विच एलिमेंट्स डेफिशिएंसी डाईबैक डिजीज ऑफ सिट्रस अकर्स, यानी सिट्रस में डाईबैक डिजीज जो है वो किस एलिमेंट की कमी के कारण से होगा, तो उसका आंसर होगा कॉपर। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें मिलेगी। इसके बाद में आगे आते हैं अगले एलिमेंट पर जो है मोलिब्डेनियम। मोलिब्डेनियम की यदि हम बात करें, जिसे MO से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका एब्जॉर्प्शन होता है मोलिब्डेनेट आयन के रूप में, MOO2-। नोट्स वगैरह में भूल से यहाँ पर यूं लिख दिया है MnO2-, ये MnO2 नहीं है, आप इसको सही रूप में यूं लिख लेना, MOO2-, मोलिब्डेनेट आयन इसको बोलते हैं, इस रूप में इसका एब्जॉर्प्शन होगा। रोल इसका देखें तो एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है प्लांट्स में नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म या नाइट्रोजन फिक्सेशन, और उसमें जो एंजाइम काम में आते हैं वो है नाइट्रोजिनेज एंड नाइट्रो रिडक्टेज। इन दोनों का ही मेन कंपोनेंट जो है वो मोलिब्डेनम होता है। इसलिए देखा जाए तो ये नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म या नाइट्रोजन फिक्सेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ नाइट्रोजिनेज एंड नाइट्रो रिडक्टेज that regulate the process of a nitrogen fixation। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन को ये कंट्रोल करता है। डेफिशिएंसी सिम्टम में देखें, मोटलिंग ऑफ लोअर लीव्स, नीचे वाली जो पत्तियां होती हैं उनमें विचित्रता आने लगती है, मतलब उनकी सरफेस जो है वो सीधी नहीं रहकर यूं बुढ़ी हुई सी लहरदार सी हो जाती है, उनमें वेव्स सी दिखती हैं, तो वेवी सरफेस दिखने लगती है, उसको बोलते हैं मोटलिंग। तो मोटल्ड लीफ का फॉर्मेशन होता है या मोटलिंग अकर्स इन ए लोअर लीफ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ ए मोलिब्डेनम। एंड सेकंड वन, क्लोरोसिस एंड रिड्यूस फ्लोरिंग, हरिमाहीनता, लॉस ऑफ ग्रीन कलर, और ए फ्लावर्स का कम बनना, ये दोनों इसके कारण से दिखते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये डिजीज भी है, कॉलीफ्लावर, गोभी, फूल गोभी जो है उसमें इसकी कमी से एक विशेष लक्षण दिखता है जिसको हम बोलते हैं व्हिप टेल डिजीज। तो व्हिप टेल डिजीज इन कॉलीफ्लावर अकर्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ ए मोलिब्डेनियम। तो ये 5 अलग अलग डिजीज आई, कौन कौन सी?
दो, ये डायबैक डिजीज ऑफ सिट्रस, रिप्टाइल डिजीज ऑफ कॉलीफ्लावर। किसके कारण से? रिप्टाइल डिजीज जो है इसका कारण जो है वो क्या है? मोलिब्डेनम की डेफिशिएंसी। डायबैक डिजीज जो है इसका कारण जो है वो है कॉपर की डेफिशिएंसी। इसके अलावा एक और आया था मार्स से स्पॉट डिजीज, ये मार्स स्पॉट ओफे, ये एक डिजीज थी जो मैंगनीज की कमी के कारण से था, और एक था ग्रे स्पीक डिजीज इन ओएट। इन दोनों का जो कारण था वो था मैंगनीज की कमी। तो 4 डिजीज तो ये हो गई, और एक था लिटल लीफ डिजीज इन प्लांट्स, जिसका कारण क्या था? जिंक। तो मैंगनीज, जिंक, कॉपर और मोलिब्डेनम, इनकी कमी के कारण से ये 4 विशेष, या इसके में 2 आ गए तो 5 विशेष डिजीजेज जो हैं वो दिखती हैं। एक बार एग्जाम में इसके बारे में पूछा गया, एक बार एग्जाम में इनके बारे में पूछा गया। इन 5 को अलग से नोट जो है वो आप कर लेंगे, या अंडरलाइन करके इनको विशेष रूप से ध्यान में रख लेंगे। तो ये 14, 14th एंड 15th जो एलिमेंट्स है, जो एसेंशियल एलिमेंट है, उनके बारे में हमने पढ़ा। अब लास्ट 16th एंड 17th एलिमेंट जो है उनको हमें देखते हैं। तो नेक्स्ट 16th एलिमेंट जो है वो है क्लोरीन, Cl। एब्जॉर्प्शन इसका क्लोराइड आयन के रूप में होता है, क्लोराइड के रूप में इसको एब्जॉर्ब करता है प्लांट सॉइल से वाटर के साथ में। रोल की यदि हम बात करें तो 2 इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस जो है उसमें इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है, या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड जो भी मेटाबॉलिज्म है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन, ग्लूकोज का फिर उसके बाद में स्टोरेज करना स्टार्च के रूप में, तो द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए ग्लूकोज इनटू स्टार्च और ए स्टार्च इनटू ग्लूकोज, ये जो मेटाबॉलिज्म है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्लोरीन। इसके अलावा बैलेंसिंग द इलेक्ट्रिकल चार्ज, दूसरी जो है उसके अंदर ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक सेल जो है उसमें नॉर्मली पॉजिटिव नेगेटिव आयन जो है वो मिलते हैं, लेकिन फिर भी नॉर्मली देखा जाए तो इसकी जो इलेक्ट्रिकल चार्ज इसका जो होता है वो नॉर्मली, या इलेक्ट्रो पॉजिटिवली यदि हम इसको देखें तो नॉर्मल सेल जो है वो कैसी होती है? न्यूट्रलाइज होती है, या न्यूट्रल होती है वो इलेक्ट्रिकली। लेकिन कई बार अब ये न्यूट्रल होनी जरूरी भी है, क्योंकि जो भी लिविंग प्रोसेसेस हैं वो इलेक्ट्रिकल चार्ज जो न्यूट्रल होगा उसी के अंदर कंप्लीट होते हैं। कई बार इनमें इम्बैलेंस आने लगता है, और इम्बैलेंस आने लगता है जिसके कारण से जैसे पॉजिटिव आयन जो है वो यहाँ पर क्या हो गए? ज़्यादा हो गए, नेगेटिव आयन जो है वो कम है। तो इसके कारण से इम्बैलेंस हो जाता है इलेक्ट्रिकल चार्ज या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इन ए सेल, तो पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है। अब ऐसी कंडीशन में क्लोराइड आयन यहाँ आएगा, यानी 1 माइनस हो रहा जाएगा। ये माइनस जो अंदर आएगा, यानी ये एनाइन जो अंदर आएगा वो कैटाइन के चार्ज को क्या कर देगा? न्यूट्रल कर देगा। तो यूँ कह सकते हैं इट ए बैलेंस द इलेक्ट्रिकल चार्ज, उसके अंदर इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है क्लोरीन का। तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म और द बैलेंसिंग द इलेक्ट्रिकल चार्ज, दीज 2 प्रोसेसेस जो है वो ये 2 प्रोसेसेस हैं कंट्रोल्ड बाय क्लोरीन। डेफिशिएंसी सिम्टम में देखें कोई ज़्यादा खास नहीं है, बस ये थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हो। स्पॉटेड क्लोरोसिस, इनमें स्पॉटेड क्लोरोसिस बनने लगती हैं, यानी लीफ जो है उसमें छोटे छोटे स्पॉट से बनने लगते हैं, धब्बे से बनने लगते हैं, मोज़ेक टाइप के। और ये धब्बे जो हैं वो कैसे होते हैं? नॉर्मली येलो कलर के होते हैं, तो पीले रंग के धब्बे बनने लगते हैं, और बाद में उन पीले रंग के धब्बों में जो टिश्यूज होते हैं वो डीजनरेट होने लगते हैं, यानी नेक्रोटिक रीजन का फॉर्मेशन जो है वो भी होने लगता है। तो द स्पॉटेड क्लोरोसिस अकर्स इन ए लीव्स लेटर ऑन डीजनरेशन ऑफ टिश्यूज अकर इन दीज स्पॉट्स, यानी इन स्पॉट्स में डीजनरेशन होने लगता है टिश्यूज का। इसके अलावा एक और सेकेंड सिम्टम जो है वो होगा फ्रूट फॉर्मेशन इज लेस, इसके कारण से फ्रूट का फॉर्मेशन जो है वो कम हो जाता है, फ्रूट कम बनने लगते हैं। तो ये क्लोरीन में देखा। लास्ट एसेंशियल एलिमेंट, लास्ट वन जो है वो है निकल। निकल एब्जॉर्प्शन होगा Ni2+ के रूप में। अब निकल जो है
इसमें एक बस केवल एक चीज़ ये ध्यान में रखनी है कि ये यूरिएज एंजाइम जो है उसका कंपोनेंट होता है, तो इसलिए नाइट्रोजन से रिलेटेड जो मेटाबॉलिज्म होती है उसमें इसका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है। ये बात जो है वो बताई थी किसने? डाल्टन ने। तो डाल्टन जो है इन्होंने इसे 17th एलिमेंट माना था। इससे पहले एलिमेंट जो हम वो केवल कितने थे? 16 थे, निकल को छोड़कर और जितने भी हमने पढ़े क्लोरीन तक के, वो 16th एलिमेंट जो हम वो इसेंशियल एलिमेंट माने जाते थे। 17th एसेंशियल एलिमेंट के रूप में निकल को प्रूव किया था किसने? डाल्टन ने। इसलिए कई बार एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है विच एलिमेंट इज द 17th एसेंशियल एलिमेंट, तो उसमें जरूर से ध्यान में रखें निकल। यूं नहीं कि 17 जो है उनमें से कोई सा भी नाम लिख दें, यही माना जाएगा 17th एलिमेंट, और डाल्टन ने ही इसे प्रूव किया था 17 एसेंशियल एलिमेंट। तो बस ये इसमें ध्यान में रखना है। डेफिशिएंसी सिम्टम वगैरह और इसका जो रोल है वो पूरी तरह से अभी तक प्रमाणित नहीं हुए हैं, इनके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी वगैरह नहीं है, तो इसलिए इनको रहने दें डेफिशिएंसी सिम्टम वगैरह में। बस ये ध्यान में रखें निकल इज द 17th एसेंशियल एलिमेंट। तो ये जितने भी एसेंशियल एलिमेंट माइक्रो मैक्रो एलिमेंट वगैरह जो हैं उनकी एसेंशियलिटी, उनका रोल और उनकी डेफिशिएंसी के कारण से दिखने वाले, सीन होने वाले जो डेफिशिएंसी सिम्टम हैं उनके बारे में हमने पढ़ा। इसके बाद में अगला जो टॉपिक है उसके बारे में हम पढ़ेंगे मिनरल न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन जो है वो किस तरह से होता है, मैकेनिज्म ऑफ मिनरल एब्जॉर्प्शन, वो आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।